इस क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, सीबीडीसी। ओके, जिसका पायलट प्रोजेक्ट अभी चालू हो चुका है। 1 नवंबर से गवर्नमेंट ने इसका पायलट प्रोजेक्ट रन करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट इसका चालू हो गया है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सीबीडीसी आखिर क्या है। सीबीडीसी मीन्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सबसे पहली चीज समझिए, करेंसी क्या है। करेंसी मतलब जो भी हमारा सेंट्रल बैंक इशू करता है हमें 10 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट, ये सभी हमारी करेंसी है। ओके, करेंसी, रुपी हमारा करेंसी है। तो ये क्या है, जो नोट्स के फॉर्म में है वो फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल करेंसी है। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है, किस चीज का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो है डिजिटल करेंसी। आखिर ये डिजिटल करेंसी है क्या, और ये जो हमारे पास फिजिकल करेंसी है वो इससे कैसे अलग है, ये सब चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल करेंसी जो कि आरबीआई लॉन्च कर चुकी है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, बड़े पैमाने पे लॉन्च होना अभी बाकी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी चीज को बड़े पैमाने पे करने से पहले, पूरी तरह से लागू करने से पहले एक छोटे से एरिया में हम उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो जो टेस्टिंग ही पायलट प्रोजेक्ट कहलाता है। ओके, तो डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट चालू हो चुका है 1 नवंबर से। ये है क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसी क्रिप्टो करेंसी की वर्क, जैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है वैसे ही सेम डिजिटल करेंसी काम करती है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। इसको रेगुलेट कौन करेगा? इसको रेगुलेट करेगा हमारा सेंट्रल बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास। ओके, तो इसको रेगुलेट किया जाएगा किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। जबकि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेटर नहीं होता। हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं होती कि इसे रेगुलेट कौन कर रहा है। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ओके, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत तेजी से इसके प्राइस रातों रात ऊपर नीचे होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा तेजी से घट जाएगा तो कभी बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके बारे में हमें पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आखिर क्रिप्टो करेंसी जो करेंसी होती है, किसी भी देश की एक ताकत जो होती है वो होती है करेंसी को इशू करना। वो पावर होती है उस कंट्री की। तो किसी भी व्यक्ति को, अरे गैर व्यक्ति को हम कैसे ये पावर दे सकते हैं कि वो कोई भी करेंसी इशू कर दे? आता कल को मैं चाहूँ अपनी करेंसी इशू करना, तो क्या मैं अपनी करेंसी, खुद की करेंसी इशू कर दूंगा? और उसे कौन लेना चाहेगा? और उसके क्या गारंटी है कि वो, उसकी सोवरेंटी की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब चलेगा, कब खत्म हो जाएगा उसकी। जबकि रिजर्व बैंक क्या कहता है, आप 10 का नोट, 20 का नोट, जो भी नोट होगा उसको देखे होंगे, उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जबकि क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसा वचन नहीं दे रहा है कि मैं इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी होने वाला है क्रिप्टो करेंसी। जो भी हमारा क्रिप्टो करेंसी होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने वाला है। मतलब अब हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये कैसे क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास होने वाला है। जो हमारा 10 का नोट है, मान लीजिए 10 का नोट है। अब हम क्या करते हैं, इस 10 के नोट को गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसको नोट की छपाई होती है। गवर्नमेंट नोट 10 का नोट छापती है और आप तक पहुंचाती है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10 का नोट छापेंगे ही नहीं। ओके, नोट छापेंगे नहीं, क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट एक डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंसी आपके पास पहुंचेगी। जो कि आपके मोबाइल फोन में एक वॉलेट होगा, उस वॉलेट में रहेगी। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द करेंसी होने वाला है। जो नोट हमें फिजिकल फॉर्म में मिलते थे अभी तक, वो हमें यहाँ पे डिजिटल करेंसी में फिजिकल फॉर्म में नोट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा। जो हमारे मोबाइल में वॉलेट होगा उसमें होगा। क्या ये बैंक में, हम ये क्या कह सकते हैं कि जो बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ है वो डिजिटल करेंसी है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं अपना, तो कभी भी हम उसको जा करके फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। हम डिजिटल करेंसी को फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट नहीं करवा सकेंगे।
ओके, डिजिटल करेंसी का ट्रांसफर डिजिटल करेंसी के माध्यम से ही होगा, डिजिटल टू डिजिटल होने वाला है। हाँ, आप इस डिजिटल करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन इसका फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपने यूनियन बजट में कहा था कि हम जल्दी से जल्दी इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यूपीआई की सफलता हमारे देश में मिली है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिस तरह से ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुए हैं, हमें लगता है कि हमारा देश पूरी तरह से एक डिजिटल इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च करना चाहते हैं। इंडिया वन ऑफ द सबसे पहला एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत इतनी बड़ी मेजर इकोनॉमी होने के बाद साथ साथ इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है डिजिटल करेंसी का। छोटे छोटे कई देशों में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है डिजिटल करेंसी का, कई जगहों पर डिजिटल करेंसी रन भी हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, कोई भी बहुत बड़ी इकोनॉमी ने इसको लॉन्च नहीं किया है। ओके, जहाँ पे देखते हैं कि सीबीडीसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ये हमारी आरबीआई के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। ओके, जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, यानी कि या फिर सेंट्रल बैंक होगा किसी भी देश का, वही सीबीडीसी मीन्स डिजिटल करेंसी को इशू कर सकता है, डिजिटल करेंसी को रेगुलेट भी कर सकता है और इशू भी कर सकता है। सबसे पहली चीज, इसका मेन वजह क्या है? सीबीडीसी प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सिंप्लीफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना, साधारण करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये सीबीडीसी का मेन उद्देश्य होने वाला है। इसको जब हम सीबीडीसी के फॉर्म की बात करेंगे, कितने प्रकार के सीबीडीसी हमारे देश में, सीबीडीसी दो फॉर्म में इशू की जाएगी। एक होलसेल इसका सेगमेंट होगा, दूसरा होगा रिटेल सेगमेंट। होलसेल सेगमेंट और रिटेल सेगमेंट दोनों अलग अलग होने वाला है, जिसको यूज करने वाले दोनों दो तरह के लोग होंगे। होलसेल को यूज करने वाले बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो होंगे, जैसे कि हो गए बैंक्स, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये यूज किया जाएगा। वहीं पे रिटेल जो होगा ये हम जैसे छोटे लोगों के लिए, ओके, छोटे कस्टमर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये यूज किया जाएगा। स्मॉल बिजनेसेस इसका उपयोग करने वाले हैं इस रिटेल सीबीडीसी का। यहीं पे होलसेल सीबीडीसी का जो उपयोग होगा वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, बैंक्स के द्वारा यूज किया जाएगा। मान लीजिए एक बैंक को दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है तो वो होलसेल सीबीडीसी के माध्यम से करेगा। ओके, वहीं पे अगर हमें किसी एक आदमी को दूसरे आदमी के पास पैसा ट्रांसफर करना है या फिर भेजना है तो वो रिटेल सीबीडीसी का उपयोग करेगा। वहीं पे हम अगर ये देखें, इसके सिंबल्स की बात करें, तो अगर ये रुपी का जो सिंबल है उसके आगे डब्ल्यू लगा हुआ है तो ये होलसेल डिजिटल करेंसी को बताएगा, और यहीं पे रुपी के साइन के आगे आर लगा हुआ है तो ये रिटेल को बताएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं कि ये जो इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है होलसेल सीबीडीसी का, वो किस किस बैंक के द्वारा चालू किया गया है। तो हम इसमें अभी जो गवर्नमेंट और आरबीआई ने डिसीजन लिया है उसमें 9 बड़े बैंक्स को शामिल किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एचएसबीसी। इन बैंक्स को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया है और 1 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा रन होने वाला है तो हम इसको समझते हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि कोई भी बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना चाहता है तो वो इसके माध्यम से सीबीडीसी होलसेल के माध्यम से खरीद सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट कभी भी कोई बॉन्ड इशू करती है, हाल ही में एनएचएआई ने अपना बॉन्ड इशू किया था। ओके, तो जो भी बैंक्स उस बॉन्ड को उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस बॉन्ड में खरीदना चाहते हैं, तो इस होलसेल सीबीडीसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं उसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। रिटेल सेक्टर का भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। रिटेल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा है कि हम होलसेल 1 नवंबर को उन्होंने होलसेल सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट रन किया। उससे 1 से 1.5 महीने के बाद ये रिटेल का सीबीडीसी भी कुछ लोकेशंस पे, इंडिया के कुछ लोकेशन पे इसको लॉन्च करने वाले हैं। पहले उसका पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा एक छोटे लोकेशन पे, अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद इसको बड़े सेगमेंट में पूरे इंडिया के लिए
पैन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसमें सुधार करके एक फिर से छोटे लोकेशन पे पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा और फिर उसके बाद में उसको पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी में टेक्नोलॉजी है वही सेम टेक्नोलॉजी सीबीडीसी में भी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेकिन सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क यह है कि सीबीडीसी को हमारा आरबीआई रेगुलेट करेगा, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं होता है। इसीलिए किसी भी कंट्री में जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है। सीबीडीसी को लाया क्यों गया, किस किस इशू को एड्रेस करने के बाद ये सीबीडीसी को लाया गया है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो लिक्विडिटी रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। पैसा जो है लिक्विडिटी, अगर अचानक से किसी भी एरिया में डिमांड एंड सप्लाई होती है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर इन्फ्लेशन घटता है या फिर गवर्नमेंट को अचानक से कहीं पे करेंसी को फ्लो बढ़ाना है तो कर नहीं पाती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता है कि कितना पैसा किस एरिया में है। तो लिक्विडिटी और क्रेडिट, इन दोनों ही चीज़ों को गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज कर सके, हमारा आरबीआई अच्छे से मैनेज कर सके, इसलिए ये सीबीडीसी जरूरी है। जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए ये जरूरी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जरूरी है, सपोर्ट द इंटरनेशनल रोल ऑफ द डॉलर। जिस तरह से डॉलर अभी काम कर रहा है उसी तरह से हमारा सीबीडीसी भी आने वाले समय में अपना रोल प्ले कर सकता है। जिस तरह से यूपीआई हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, उसी तरह से आने वाले समय में सीबीडीसी भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। ओके, हम देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहली चीज़, जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा इसकी वजह से, उसको भी एड्रेस करना होगा हमें। सबसे पहली चीज़ क्या है कि बैंक्स अभी कैश के थ्रू काम करते हैं, ओके, फिजिकल करेंसी में काम करते हैं, तो उनके लिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को लाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और सुचारू रूप से चलाना, ये बैंक्स के लिए, बड़े बिग इंस्टीट्यूशन के लिए और स्वयं हमारे आरबीआई के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाना ये जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी पे इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है वो भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। क्या है कि जब भी कोई चीज़ डिजिटल होती है तो वहाँ पे फ्रॉड के केसेस बढ़ते हैं। ओके, साइबर अटैक के प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हैं। साइबर अटैक सबसे बड़ा खतरा होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि सब कुछ चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो इस चीज़ से हमारी सीबीडीसी को प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा क्या होने वाला है, चैलेंज होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि हमें जो एक मेजर डिफरेंस दिखता है किसमें, सीबीडीसी में एंड क्रिप्टो करेंसी में, वो यही है कि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है और सीबीडीसी जो है वो रेगुलेट किया जाता है। ओके, सबसे पहली चीज़, जब हम कभी भी सीबीडीसी की बात करेंगे होलसेल की, तो सीबीडीसी होलसेल बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस के लिए बात किया जाएगा। वहीं पे जब सीबीडीसी रिटेल की बात की जाएगी तो सीबीडीसी रिटेल छोटे लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए। सीबीडीसी रिटेल का अभी पायलट प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है, लेकिन सीबीडीसी होलसेल का पायलट प्रोजेक्ट चालू हो गया है। ओके,